13 मार्च 1959 भारत की सीमा पर हजारों तिब्बती आकर इकट्ठा हुए। ये लोग भारत में शरण मांगने के लिए आए थे। इनमें से एक तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भी थे। ये लोग 15 दिन पहले तिब्बत की राजधानी ल्हासा से निकले थे और हिमालय को पार करके यहाँ पहुंचे थे। लोगों को लगने लगा था कि शायद कोई बचा नहीं इस ग्रुप में, क्योंकि सब ठंड से मारे गए होंगे। लेकिन ये सारे लोग भारत पहुंचे और भारत सरकार ने भी उन्हें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मैक्लोडगंज में जगह दी। आज दलाई लामा मैक्लोडगंज में रहते हैं और उनके साथ रहते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हजारों तिब्बती। ये जगह आम लोगों के लिए तो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन तिब्बतियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये सारे लोग तिब्बत से निकलकर भारत क्यों आए? ऐसा क्या हुआ तिब्बत में कि खुद तिब्बत में बौद्ध धर्म के दलाई लामा को भी भारत आने पर मजबूर होना पड़ा? और 90 साल के इस बुजुर्ग से चाइना इतना क्यों चिढ़ता है? जिस देश में भी दलाई लामा जाते हैं वहां की सरकारों से चीन ऑफिशियली नाराजगी जताता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। चीन और भारत के बॉर्डर से लगा हुआ एक बहुत बड़ा एरिया पड़ता है तिब्बत। तिब्बत का भारत से बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। यहाँ पर 7वीं सदी में बौद्ध धर्म पहुंचा और बहुत तेजी से पूरे तिब्बत में फैल गया। आगे चलकर 15वीं सदी की शुरुआत में जेई सोंगखापा नाम के एक बुद्धिस्ट ने दलाई परंपरा की शुरुआत की। सोंगखापा एक महान विचारक और गुरु थे। उन्होंने गेलुप्पा समुदाय की स्थापना की। इसका पर्पस था कि मेडिटेशन, मोरल डिसिप्लिन और अपने ज्ञान के रास्ते लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाए। जल्दी ही ये शिक्षाएं तिब्बत में पॉपुलर होने लगी और लोग दलाई लामा को अपना गुरु मानने लगे। 14वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कुल 14 दलाई लामा हुए और साल 1935 में 14वें दलाई लामा बनाए गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। इतने सालों में दलाई लामा का तिब्बत में स्थान बहुत मजबूत हुआ। वो तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक नेता बने, जिनका काम बौद्ध धर्म की शिक्षा और उनकी परंपराओं को प्रोटेक्ट करना और उनका प्रसार करना था। दलाई लामा तिब्बत के लोगों और तिब्बत आने वाले लोगों को आध्यात्म की शिक्षा देते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को करुणा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ इनके समर्थक इन्हें अपने नेता के रूप में भी देखते हैं। दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है। दलाई एक मंगोल शब्द है जिसका मतलब होता है महासागर और लामा का मतलब होता है गुरु, यानी कि ज्ञान का महासागर। इसलिए ही लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की इंस्पिरेशन देते हैं। अब ये सब सुनकर आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से कि दलाई लामा सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि उनकी पॉलिटिकल पावर भी बहुत ज्यादा है। उनके कहने भर से सरकार इधर से उधर हो सकती है। ये बात चाइना के लोगों को पसंद नहीं थी, या कहें चाइना की सरकार को पसंद नहीं थी, क्योंकि वो खुद तिब्बत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। जैसे भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं, वैसे ही लंबे टाइम तक चाइना और तिब्बत के पॉलिटिकल संबंध रहे हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था और चाइना के तांग राजवंश के साथ इसके सैनिक और कूटनीतिक संबंध हुआ करते थे। इसी टाइम पर तिब्बत के राजा सोंगसेन गंपो ने नेपाल और चाइना की राजकुमारियों से शादी भी की थी, जिसने दोनों के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया था। 1630 के दशक में तिब्बत का एकीकरण हुआ। इस दौरान तिब्बत के 5वें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे। उनकी इस कामयाबी से तिब्बत कल्चर का एक बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा और बौद्ध धर्म को यहाँ बहुत बढ़ावा मिला। फिर 18वीं सदी में जब चाइना में चिंग राजवंश का शासन था, तो इन राजाओं ने 1720 के दशक में तिब्बत पर अधिकार करने की कोशिश की। इस दौरान तिब्बत ऊपरी तौर पर आजाद रहा, लेकिन तिब्बत को चिंग राजाओं की अधीनता को स्वीकार करना पड़ा। फिर साल 1911 में चाइना में चिंग राजाओं के खिलाफ क्रांति हो गई और इस राजवंश का पतन हो गया चाइना में। इसके 2 साल बाद साल 1913 में तिब्बत ने भी खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, लेकिन चाइना ने इस बात को कभी नहीं माना और वो अपना दावा करता रहा। हालांकि अगले करीब 20 सालों तक तिब्बत आज़ाद रहा, तब तक जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम नहीं आ गया। करीब 40 सालों बाद साल 1935 में चाइना ने तिब्बत पर हमला किया। यह हमला तब हुआ था जब वहां 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत के दलाई लामा आज भी वही है। तब उनकी उम्र सिर्फ 2 साल हुआ करती थी। उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है और आज भी वो तिब्बत के दलाई लामा है।
हालांकि चाइना के इस हमले में तिब्बत की हार हुई और चाइना ने तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन चीन को दलाई लामा पर भी शिकंजा कसना था, क्योंकि दलाई लामा की ताकत तिब्बत में बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चाइना के इस कब्जे का विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लोग आजादी की मांग करने लगे। हालांकि इसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। 1950 के दशक के खत्म होते होते दलाई लामा भी बड़े हो रहे थे और उन्हें डर था कि वो चाइना के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसीलिए उनका वहां से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ऐसे समय में वो वहीं पहुंचे जहां से उनका धर्म यानी बौद्ध धर्म आया था, यानी कि भारत। ये साल था 1959, जब चाइना के राष्ट्रपति माओ सेतुंग की आंखों में धूल झोंककर दलाई लामा ने भारत की ओर रुख किया। करीब 15 दिनों तक चलने के बाद वो भारत पहुंचे। दलाई लामा के साथ कुछ सैनिक और कैबिनेट के मंत्री भी थे। चाइना की नजरों से बचने के लिए ये लोग सिर्फ रात को सफर करते थे। टाइम मैगजीन के मुताबिक बाद में ऐसी अफवाहें भी फैली कि बौद्ध धर्म के लोगों की प्रार्थनाओं के कारण धुंध बन गई और बादलों ने लाल जहाजों की नजर से उन्हें बचाए रखा। लाल जहाज यानी चाइना के जहाज। भारत में नेहरू ने लामा को शरण दी। उनके साथ जो हजारों लोग तिब्बत को छोड़कर आए थे, उन्हें भी भारत ने शरण दी। यहाँ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक जगह पड़ती है। इस जगह का नाम है मैक्लोडगंज। यहीं पर उनके रहने के लिए जगह बनाई गई। आज ये जगह एक फेमस टूरिस्ट प्लेस तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये तिब्बत के लोगों के लिए किसी धार्मिक स्थान से कम नहीं है, क्योंकि यहीं पर उनका सबसे बड़ा धार्मिक नेता रहता है, यानी कि दलाई लामा रहते हैं। मैक्लोडगंज में ही सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टैब्लिश हुआ था, जिसका काम है तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों को सही जगह देना। तब से लेकर आज तक दलाई लामा भारत में ही रह रहे हैं। 1950 से शुरू हुए इस झगड़े का अभी तक कोई अंत नहीं हुआ है और आगे ये अंत कब होगा किसी को नहीं पता। दलाई लामा अब तक निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। 1989 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला, लेकिन फिर भी चाइना उन्हें एक अलगाववादी नेता ही मानता है। वो सोचता है कि दलाई लामा उसके लिए एक प्रॉब्लम है। दलाई लामा अमेरिका भी जाते हैं तो चाइना के कान खड़े हो जाते हैं। 2010 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दलाई लामा से मुलाकात की थी, तो चाइना ने इसका बहुत विरोध किया था। चीन के इस विरोध की वजह से ही करीब 90 साल के दलाई लामा आज भी अपने घर से दूर हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी तिब्बत से दूर हुए दलाई लामा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।